हे गाइस, वेलकम बैक टू योर मोस्ट ट्रस्टेड स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल आईपीओ वॉच। मैं दीपक प्रजापति आपका स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि ये आईपीओ 30 गुना खुला, ये आईपीओ में 30% प्रॉफिट मिला। इस आईपीओ के अंदर मैंने अप्लाई किया और 15 गुना प्रॉफिट मिला। 15 ही दिन के अंदर पैसे डबल हो गए। कुछ आईपीओ डबल से भी ज्यादा मुनाफा आपको देते हैं और कुछ लोग उसी में ही आपको बताते हो कि काश ये आईपीओ मेरा भी लग जाता। तो आईपीओ में अलॉटमेंट की प्रक्रिया क्या है, आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा और क्या ऐसे चांसेस है जिसमें आपको आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने के चांसेस मिल जाते हैं। काफी सारे लोगों के हमें कमेंट्स आते हैं कि हम आईपीओ में अप्लाई करते हैं लेकिन हमें आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिलता। जी हाँ, मोस्टली लोगों के ये क्वेश्चन होते हैं और ये क्वेश्चन तभी ज्यादा होते हैं जब वो आईपीओ बढ़िया से ओपन हुआ हो। जी हाँ, अच्छे गेन के साथ जब आईपीओ ओपन होता है तो उसमें आपको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस भी कम हो जाते हैं क्योंकि वो ओवर सब्सक्राइब हो गया है। जी हाँ, 3 से 4 गुना आईपीओ अप्लाई हो जाता है तो उसमें भी आपको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि आप ऐसा क्या कर सकते हो जिसके थ्रू आपको आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने के चांसेस ज्यादा होगा। जी हाँ, आपको भी जान के मजा आएगा कि मैं ये चीज करूंगा तो इस आईपीओ में तो अभी 100% मेरे चांसेस है कि मुझे अलॉटमेंट मिल जाए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। वहीं कुछ आईपीओ ऐसे भी होते हैं कि जिसके अंदर आपने अप्लाई किया होता है और एक अच्छे गेन के साथ वो ओपन नहीं होता और तब हमें ऐसा लगता है कि काश ये आईपीओ हमें नहीं लगा होता तो अच्छा होता। वेल, ऐसा नहीं होता है। कोई भी आईपीओ में अगर आप अप्लाई करते हो तो उसके अंदर आपका जरिया हमेशा लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। कोई भी कंपनी अपना आईपीओ लेके आती है तो आप उस आईपीओ के बारे में थोड़ी रिसर्च कीजिए, उस आईपीओ के बारे में थोड़ी जानकारी लीजिए, उसके बाद ही आप उस आईपीओ में अप्लाई कीजिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अपकमिंग आईपीओ के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखी है, वहां से जाके आप अपकमिंग आईपीओ के बारे में जान सकते हो। और भी जानकारी के लिए आप हमारी IPOWatch.in की वेबसाइट की विजिट ले सकते हो, जहां पे आईपीओ के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको इजीली मिल जाएगी। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगा हुआ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले आईपीओ की सभी नोटिफिकेशंस आपको इजीली मिलते रहे। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में बहुत सी कंपनियों के आईपीओ लॉन्च होते हैं, परंतु एज पर अवर रिसर्च, मार्केट ट्रेंड और एनालिसिस के हिसाब से कुछ सिलेक्टिव आईपीओ में ही हम अप्लाई करते हैं और उसमें से भी कुछ आईपीओ में ना के बराबर हमें अलॉटमेंट मिलती है। जी हाँ, आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि काश ये आईपीओ मेरा लग जाता तो मेरी लॉटरी लग जाती। तो काफी सारे लोगों को ये दिक्कत है कि उनका आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं होता या फिर उनको आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिल सकता। गजब बेइज्जती है। कुछ आईपीओ में ना के बराबर अलॉटमेंट मिलने की सफलता रहती है, जबकि हमने देखा है और सुना भी है कि कई निवेशक मेजॉरिटी आईपीओ में अलॉटमेंट लगने में सफलता हासिल करते हैं। जी हाँ, कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि उसे सारे आईपीओ में अलॉटमेंट मिल जाती है। तो हमारा क्या बेड लक है कि हमें अलॉटमेंट नहीं मिलती। चल झूठ। आईपीओ में शेयर अलॉटमेंट नहीं होने के बाद भी निवेशकों में ये सबसे आम शिकायत है कि उन्हें अलॉटमेंट नहीं मिलती। अब आए ना लाइन पे। नौसिखी हो या अनुभवी हो, कई हालिया में आईपीओ में अलॉटमेंट के निवेशकों की पूरी प्रक्रिया के बारे में भ्रमित और अनजान बना दिया है, क्योंकि हाल में अधिकांश सार्वजनिक प्रस्तावों में यानी कि पब्लिक ऑफर में बड़े पैमाने में सदस्य आकर्षित होते हैं, इसलिए निवेशकों को अलॉटमेंट प्राप्त करने में कठिनाई होती है। जी हाँ, आपने ज्यादातर लोगों को सुना होगा कि इस आईपीओ में इतने लोगों ने अप्लाई किया, ये आईपीओ इतना गुना भरा गया और उसमें आपको अलॉटमेंट मिलने के चांस भी कम हो जाते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आईपीओ अलॉटमेंट की संभावना को बढ़ाने में आपको मदद करेगा, तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए। शाबाश बेटा, बहुत। सबसे पहले हमें अलॉटमेंट की संभावनाओं को बेहतरीन बनाने के लिए
कदम उठाने पड़ेंगे। सबसे पहले हमें आईपीओ की प्रक्रिया को विस्तार से समझना पड़ेगा। हालांकि ये टिप्स आईपीओ अलॉटमेंट की कोई गारंटी नहीं देती है, परंतु ये वीडियो देखने के बाद आपको अलॉटमेंट मिलने की संभावना ज्यादातर बढ़ जाएगी। पैसा ही पैसा होगा। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं आईपीओ अलॉटमेंट के बारे में। तो आईपीओ अलॉटमेंट की प्रोसेस इंडिया के अंदर क्या है? अक्टूबर 2012 से पहले बाजार नियामक सेबी ने रजिस्टरों को ओवर सब्सक्रिप्शन के मामले में रिटेल श्रेणी में शेयरों को अनुपातित कर आधार कर उसको अलॉटमेंट करने के अनिवार्य किया था। या आपको मालूम होगा कि रिटेल कैटेगरी के लिए भी एक श्रेणी यहाँ पे रिजर्व की गई है, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। इसका मतलब ये है कि निवेशकों को इंडियन रुपीस में 1 लाख या 1.5 लाख का आवेदन करना है। उसमें से 15,000 की बोली लगाने वाले निवेशकों की तुलना में अधिकांश संख्या शेयर एलोकेट किए जाते हैं। आईपीओ में जहां मांग उपलब्ध शेयरों के बारे में या उससे कम है, यही ठीक काम करता है, लेकिन जब मांग उपलब्ध से अधिक हो जाती है तो यह प्रक्रिया में स्वाभाविक रूप से बड़े इन्वेस्टरों की मदद करता है। आपने देखा होगा कि जिन लोगों ने ज्यादा रुपया लगाया होता है उनको आईपीओ के अलॉटमेंट जल्द मिल जाते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अक्टूबर 2012 में सेबी ने एक नए आईपीओ अलॉटमेंट प्रक्रिया लागू की थी, जिसमें सभी रिटेल व्यक्तिगत निवेशक आरआरआई आवेदन को समान रूप से व्यवहार करने के लिए कहा गया। नई प्रणाली के तहत आवेदनों को कुल मिलाकर शेयरों की उपलब्धता के अधिक कम से कम न्यूनतम आवेदन आकार आवंटित किए जाते हैं। दोबारा यह मांग रिटेल श्रेणी में उपलब्ध शेयरों की संख्या में कम है तो प्रत्येक निवेशकों को पूर्ण अलॉटमेंट मिलेगा। शेयरों की उपलब्धता से अधिक मांग के मामले में न्यूनतम बोली आवंटित किए जाने वाले निवेशकों की अधिकतम संख्या की गणना अलॉटमेंट के लिए उपलब्ध इक्विटी शेयरों की कुल संख्या में न्यूनतम बोली लॉट से विभाजित किए जाएंगी। जी हाँ, मौजूदा निवेशकों के तहत कोई भी अलॉटमेंट न्यूनतम बिड लॉट साइज से कम नहीं है। आपने देखा होगा कि आपको कम से कम इतने लॉट्स यानी कि 15,000 रुपए तक के शेयर खरीदने पड़ते हैं, तो ये रूल्स वहीं से लागू हुआ था। अधिकतम आरआरआई अलॉटमेंट के लिए उपलब्ध शेयरों की कुल संख्या न्यूनतम व्यवहारिक रूप से, इसका मतलब है कि ओवर सब्सक्रिप्शन वाले आईपीओ के लिए निवेशक केवल 1 लॉट पाने की उम्मीद कर सकते हैं यदि वे भाग्यशाली रहे तो। जी हाँ, ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि मैं एक से ज्यादा लॉट क्यों नहीं खरीद पाता, पर 1 लॉट रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व किया गया है, जिसके तहत आप उतना ही बाय कर सकते हैं। वास्तविक जीवन में आईपीओ अलॉटमेंट प्रक्रिया कैसे काम कर सकती है, इसकी एक लंबी व्याख्या यहाँ दी गई है। सबसे पहले हम बात करेंगे आईपीओ अलॉटमेंट की प्रक्रिया के बारे में, जिससे आपको डिटेल में आइडिया आ जाए कि आईपीओ अलॉटमेंट आपको होता कैसे है और इसकी प्रोसेस क्या है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हाउ टू इंक्रीज आईपीओ अलॉटमेंट चांस। जी हाँ, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि आप क्या कर सकते हो कि आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिलने के चांस ज्यादा हो जाए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जब हम अलॉटमेंट के पीछे के तर्क को जानते हैं तो यह देखने को मिलता है कि आईपीओ अलॉटमेंट के अवसरों को बढ़ाने के लिए ऐसा क्या किया जा सकता है, जैसे कि कोई सामान हो सकता है। आईपीओ में शेयरों की बहुत अधिकांश मांग होने पर निवेशक बहुत कुछ नहीं कर सकते, फिर भी नुकसान से तो बच ही सकते हैं, और अलॉटमेंट के परिणामों को अनुकूलित करने के लिए ये बेहतर तरीका है। आईपीओ अलॉटमेंट की संभावना बढ़ाने के लिए यहाँ दी गई टिप्स को आप यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम पहला पॉइंट पे बात करेंगे, टिप्स टू इंक्रीज आईपीओ अलॉटमेंट चांसेस। जी हाँ, सबसे पहला उसमें आता है डोंट अप्लाई विथ बिगर अमाउंट। जी हाँ, जैसे कि ऊपर हमने उल्लेख किया है कि सेबी की वर्तमान अलॉटमेंट प्रक्रिया से सभी रिटेल अनुप्रयोगों को कम से कम 2 लाख से कम को समान रूप से समानता है। इसका मतलब ये है कि ओवर सब्सक्रिप्शन के मामले में इंडियन रुपीस 1 लाख का बड़ा एप्लीकेशन करने का कोई फायदा नहीं है।
बड़े एप्लीकेशन केवल बड़े आईपीओ में ही मायने रखते हैं, जहां रिटेल खड़ंग और अड़क सब्सक्रिप्शन होने की उचित गारंटी है। एक ताजा उदाहरण जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन GIC का 11,372.64 करोड़ का रुपयों का आईपीओ है, जहां रिटेल निवेशकों को अलॉटमेंट मिलता है। समझ रहे हो ना? अब दूसरे मुद्दे पे हम बात करते हैं अप्लाई फॉर डिफरेंट डीमैट अकाउंट। यूके बड़े एप्लीकेशन अप्रभावित होते हैं, इसलिए एक ही राशि का उपयोग वह विभिन्न डीमैट खातों से कई एप्लीकेशन करने में किया जा सकता है। सफल अलॉटमेंट की संभावना 6 लॉट के एक एप्लीकेशन की तुलना में 1 लॉट के 6 एप्लीकेशन पर जाने पर 6 गुना तक बढ़ जाती है। आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि उनके पेरेंट्स के और उनकी वाइफ के सबके मिला के 6 या 4 अकाउंट होते हैं और वो लोग सब में आईपीओ में अप्लाई करते हैं, तो उससे उनका चांसेस भी उतना बढ़ जाता है। यह समझना जरूरी है कि डीमैट खातों को अलग अलग पैन खातों से जोड़ने की जरूरत है। शॉर्ट में कहूँ तो कोई अपने एक नाम से मल्टीपल अकाउंट्स नहीं ओपन कर सकता, इसलिए उनको मल्टीपल अकाउंट्स ओपन करने के लिए उनके फैमिली के पैन कार्ड से जुड़े हुए अकाउंट्स ओपन करने पड़ेंगे। तीसरे मुद्दे की हम बात करते हैं तो डिफरेंट प्राइस बिड वर्सेस कट ऑफ बिड्स। यह एक मुश्किल हिस्सा है, क्योंकि निवेशक अक्सर ये मूल्य की बोलियों को कट ऑफ बोलियों के विरुद्ध भ्रमित होते हैं। एक विशिष्ट मूल्य का चयन करके निवेशक रजिस्टर्स को बताते हैं कि वह उस कीमत पर शेयर खरीदने में रुचि रखता है, जबकि कट ऑफ केवल यह बताता है कि निवेशक मूल्य बढ़े के भीतर किसी भी कीमत पर खरीदने के लिए तैयार है। यह कीमत अधिकतम मांग के बिंदु के रूप में निर्धारित की जाती है। एक उदाहरण के रूप में आपने इंडियन रुपीस 100 से 105 रुपए प्रति शेयरों के मूल्य में बढ़े हैं। इंडियन रुपीस 105 प्रति शेयर के नीचे से कोई भी बोली अलॉटमेंट में 4 की नहीं जाएगी। यदि कट ऑफ वैल्यू 105 प्रति शेयर रखने पर तय किया गया है, तो इस प्रकार रिटेल निवेशकों को आईपीओ अलॉटमेंट की संभावना बढ़ाने के लिए अपनी बोली या तो कट ऑफ या तो अधिकतम मूल्य पर रखनी चाहिए। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट पर, स्टे अवे फ्रॉम लास्ट मिनट रश। को आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम पे आईपीओ में अप्लाई करते हैं, और वो आईपीओ में अप्लाई क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने 2 दिन तक रिसर्च की होती है कि ये आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। जी हाँ, ज्यादातर लोग ये चेक करते हैं कि ये आईपीओ 3 गुना, 4 गुना या 5 गुना भरा गया है, तो इस आईपीओ को गेन के साथ ओपन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ लोग लास्ट टाइम पे ये चेक करते हैं कि यहाँ पे QIBS यानी फॉरेन इन्वेस्टरों ने कितना रुपया इन्वेस्ट किया है। वो लोग भी अगर इस आईपीओ में इंटरेस्टेड है, मतलब ये आईपीओ में हमें पैसे जरूर लगाने चाहिए। तो ये एक प्रिडिक्शन है जिसके थ्रू लोग एंड टाइम में अप्लाई करते हैं, लेकिन कई निवेशक अंतिम दिन तक अपनी बोली लगाने से पहले HNI और QIB श्रेणियों में से सब्सक्रिप्शन के स्तरों पर भरोसा करते हैं। आपने देखा होगा कि लास्ट एंड टाइम पर बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि मैं लास्ट में अप्लाई करता हूं। वो लोग चेक करते हैं कि इसके अंदर QIB यानी फॉरेन इन्वेस्टरों ने कितनी रुचि ली है। यह पता लगाने का काफी स्मार्ट तरीका भी है। इन अच्छी तरह से सूचित श्रेणियों द्वारा आईपीओ को कैसे माना जाता है। लेकिन अगर आप बैंक या इंटरनेट बैंकिंग अस्थायी रूप से बंद हो जाती है, तो ये एक प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपने ज्यादातर देखा होगा कि लास्ट टाइम पे सर्वर हैंग हो जाता है, क्योंकि उस दिन बहुत सारे लोग आईपीओ में अप्लाई करते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। किसी के पास अन्य बैंक खातों में धन नहीं हो सकता है, और अंतिम समय में डीमैट खाते में विवरण जोड़ने के लिए अतिरिक्त कार्य की भी आवश्यकता हो सकती है। बेशक फिजिकली फॉर्म को भरने का विकल्प हमेशा होता ही है, शायद आखिरी के समय में ये एक प्रभावित समाधान भी है। अगर कोई फॉर्म भरने का प्रबंध न करता हो तो भी बिल्कुल देर हो सकती है। कई बैंक अंतिम दिन शाम 4 बजे तक एप्लीकेशन स्वीकार करना बंद कर देते हैं, और आपने मोस्टली लोगों को सुना होगा कि लास्ट टाइम के अंदर ही सर्वर क्रैश हो जाता है या इंटरनेट के इश्यू के कारण वो अप्लाई नहीं कर सकते। एक बेसिक तरीका ये है कि इससे आपको आइडिया आ जाता है कि आईपीओ
कितना सब्सक्राइब हुआ है और लोगों ने इसमें क्या इंटरेस्ट लिया है, तो एक बेहतर तरीका भी है कि आप लास्ट दिन अप्लाई करो, लेकिन इसके नुकसान भी वैसे ही है। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। तो ऐसी कोई बात नहीं होती कि जिसके थ्रू आप लास्ट में ही अप्लाई करो, आप पहले दिन भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कुछ लोग अपनी रिसर्च के बाद ही उसमें अप्लाई करते हैं। तो रिसर्च करना भी जरूरी है, आपको चेक करना पड़ेगा कि आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और आईपीओ के सारे वीडियो की डिटेल्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी नया आईपीओ आता है तो हम उसके लिए वीडियो आपके लिए जरूर बनाते हैं, और वीडियो देख के उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करके आप उस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो और उसमें आपको फायदा ही होगा। मजा आया। आईपीओ में अप्लाई करने के लिए अभी ऑनलाइन प्रोसेस बहुत इजी हो गई है। उसके लिए आपका डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी होता है। तो आप अपना फ्री में डीमैट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। उसकी लिंक भी हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जहां से आप आपका फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और डीमैट अकाउंट ओपन करवाते ही 1 क्लिक के अंदर आप आईपीओ में इजीली अप्लाई कर सकते हो। और आईपीओ के अंदर अप्लाई करके आप भी एक बढ़िया सा गेन कर सकते हो। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अब बात करते हैं 5वें पॉइंट पर, अप्लाई फॉर योर बैंक अकाउंट। आईपीओ के लिए अपने ब्रोकर फर्म के प्लेटफॉर्म के जरिए बोली लगा सकते हैं। इसके अलावा बैंक ये भी सुविधा देती है कि आईपीओ के लिए निवेशक बैंक के जरिए एसएसबी एप्लीकेशन सपोर्ट बाय ब्लॉक अमाउंट से बोली लगा सकते हैं। एसएसबी से बोली लगाने पर तकनीकी कारणों से एप्लीकेशन खारिज होने की संभावना भी लगभग खत्म हो जाती है। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। 6 पॉइंट्स पे हम बात करेंगे, सेव योर एप्लीकेशन फॉर टेक्निकल रिजेक्शन। निवेशकों को त्रुटियों के बारे में जानने का तकनीकी आधार पर आईपीओ एप्लीकेशन को अस्वीकार किया जा सकता है। 1 जनवरी 2016 से सभी आईपीओ एप्लीकेशन अनिवार्य रूप से एएसबीए तंत्र के माध्यम से होने वाले अधिकांश निवेशक नेटवर्किंग के माध्यम से एप्लीकेशन करते हैं, जो कि वर्तमान की गलतियों, नाम भी नाम, गलत चेक विवरण की संभावना त्रुटियों से कम हो जाती है। फिर भी तकनीकी आधार पर एप्लीकेशन अभी भी खारिज कर दिए जाते हैं यदि बैंक अकाउंट और पैन कार्ड अलग नाम से हो तो। और ये काफी लोगों को दिक्कत आती है कि उनमें उनका पैन कार्ड में कुछ नाम अलग होता है और आधार कार्ड में भी उनका नाम अलग होता है। 7 पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। बाय पेरेंट्स कंपनी शेयर। डीमैट खाते में कंपनी का कम से कम 1 शेयर होने से निवेशक शेयर धारकों की श्रेणी में एप्लीकेशन करने के योग्य हो जाता है। बेशक यह केवल उन मामलों में लागू होता है जहां आईपीओ बाउंड कंपनी के पेरेंट्स कंपनी पहले से ही सूचीबद्ध है और मल्लू कंपनी में शेयर धारकों के लिए आरक्षण है कि हाल ही में समाप्त हुए आईपीओ में रिटेल श्रेणी को 48 गुना जबकि शेयर धारकों की श्रेणी को 4 गुना अभिदान भी लाया है। कहने की जरूरत नहीं है कि शेयर धारकों की श्रेणी में अलॉटमेंट की संभावना काफी बेहतर है। खास बात यह है कि दोनों श्रेणियों में बोली लगाई जा सकती है। तो मित्रों, जैसा कि अब आप जान गए हैं कि आईपीओ के लिए सही तरीके से कैसे अप्लाई किया जा सकता है, ये सरल लेकिन प्रभावी कदम है जो आपको आईपीओ में अलॉटमेंट की संभावना को बेहतर बनाता है और आपको आईपीओ अलॉटमेंट के करीब ले जाता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो आगे बढ़े और बाजार में आने वाले आईपीओ में आत्मविश्वास के साथ बोली लगाए, परंतु ध्यान रहे अलॉटमेंट प्राप्त करने की कोई गारंटीकृत तरीका अभी तक लागू नहीं हुआ है। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। आपका भाग्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि इस लेख में बताए गए तरीके से आपको आईपीओ अलॉटमेंट होने की संभावनाएं बढ़ सकती है। इसमें हमने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर किए हैं जिसके थ्रू आपके आईपीओ में अलॉटमेंट लगने की संभावना बढ़ जाती है। जी हाँ, आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना या ना मिलना एक सेकंड तरीका है, लेकिन आप आईपीओ में अप्लाई ही नहीं करोगे तो आपको आइडिया ही नहीं आएगा कि आईपीओ में हमें अलॉटमेंट कैसे मिलेगी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इस वीडियो के अंदर जितने भी पॉइंट हमने डिस्कस किए वो पॉइंट से आपको आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसमें कोई श्योरिटी या कोई गारंटी नहीं है कि ये चीज करने से आपको आईपीओ में अलॉटमेंट मिल ही जाएगा, लेकिन मोस्टली ये प्रोसेस फॉलो करोगे तो आपको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस तो 100% बढ़ ही जाएंगे। मजा आया। और मैं ये जो मजा है
हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।